नमस्कार सभी को। जय जय कृष्ण चैनल प्रस्तुत करते हैं छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां। सभी विद्यार्थियों की मांग पर छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां आपके समक्ष प्रस्तुतकर्ता का परिचय आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैंने छायावाद क्या है, छायावाद के परिचय पर एक अध्याय YouTube चैनल पर डाला था। विद्यार्थियों ने मुझे उस काव्य की प्रवृत्तियां, छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां विषय पर चर्चा करने को कहा। प्रयास है काव्य प्रवृत्तियां आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। और यह परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। एमए के एग्जाम चल रहे हैं, बीए के एग्जाम चल रहे हैं, तो बीए और एमए के विद्यार्थियों के साथ साथ यह नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों व छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी अध्याय सिद्ध होगा। आइए चर्चा करते हैं कि छायावादी काव्य प्रवृत्तियां क्या है। इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि छायावाद क्या है। ये मैं चर्चा कर चुका हूं, परंतु ये एक अलग अध्याय है। छायावाद को जाने बगैर हम छायावादी काव्य प्रवृत्तियां नहीं जान सकते। मैं दोहराता हूं, बहुत ही सरल शब्दों में छायावाद के दो अर्थ लिए जाते हैं। पहला एक शैली विशेष के रूप में और दूसरा रहस्यवाद के रूप में। परंतु हम जहां यहां छायावादी काव्य लिख रहे हैं तो ये एक शैली विशेष के रूप में ही है। काव्य की एक विशेष शैली बन गई 1918 से लेकर 1936 के मध्य। यह शैली ही छायावाद के नाम से अर्पित हुई। इस शैली में छायावाद आध्यात्मवाद के समानार्थी के रूप में तो आया ही है, परंतु इसमें कई विशेषताएं शामिल किए हुए। अब इन विशेषताओं को विस्तृत अध्ययन प्रवृत्तियों में हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जहां ये प्रवृत्तियां होगी वहां छायावाद होगा। तो ये छायावादी काव्य प्रवृत्तियां छायावाद को समझने के लिए सबसे उपयुक्त अध्याय है, प्रकरण है। आइए देखते हैं। सबसे पहली प्रवृत्ति है सूक्ष्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा। छायावादी काव्य में सौंदर्य को उदात्त, भव्यता, दिव्यता आदि गुणों से भूषित कर इसे काव्य की प्रमुख विशेषता बनाया। क्या किया उन्होंने? वे प्रकृति को लेकर आए अपने काव्य में, मानव को लेकर आए, नारी सौंदर्य को लेकर आए। ये तो सभी काव्यों में लेकर आए। फिर क्या अंतर है? उन्होंने इनमें उदात्तता का समावेश किया। एक शब्द है उदात्तता। उदात्तता का मतलब जैसे नारी सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो केवल शरीरी वर्णन नहीं, सूक्ष्म और अशरीरी वर्णन, केवल हार्ड मांस के पुतले का वर्णन नहीं कि सुंदर तन है, आंखें नशीली है, ये हार्ड मांस का वर्णन नहीं, उसके गुणों का वर्णन। आप एक उदाहरण देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
और देखिए, कनक किरण के अंतराल में लुक छिप चलता। क्या असूक्ष्म है, सूक्ष्म है, ये आपको देखना है। तो यहां पर सूक्ष्म वर्णन है। चेतना का उज्जवल वरदान, नारी सौंदर्य का वर्णन है और उसे चेतना का उज्जवल वरदान, कितना सूक्ष्म अशरीरी वर्णन है। ये जो बात है, पहली बात, सूक्ष्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा, यही सबसे पहली प्रवृत्ति है। आचार्य नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह इसीलिए किया है। इस वीडियो में आप बने रहिए, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, फिर छायावाद फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े, प्रवृत्तियां आपको तत्काल याद हो जाए। दूसरा जो प्रमुख प्रवृत्ति हमारे सामने आती है वह है प्रकृति प्रेम। छायावाद में प्रकृति आई और प्रकृति अपने मानवीय रूप में आई, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति का एक तो मानवीकरण किया गया। दूसरा, छायावादी कवियों के लिए प्रकृति प्रेरणा भूमि थी, पलायन या विश्राम की भूमि नहीं। आप देखिए, पुराने काव्य में प्रकृति का उद्देश्य केवल पलायन था, परंतु यहां प्रकृति ही मुख्य रूप में सामने बनकर आती है। इसमें प्रकृति का मौलिक, अनुभूतिपूर्ण और सूक्ष्म सौंदर्य से युक्त चित्रण किया। अगर आप देखें, प्रसाद जी की कामायनी में प्रलयकालीन समुद्र का वर्णन प्रकृति का वर्णन है। पंत की कविता है प्रथम रश्मि और नौका विहार, जो कि बोर्ड में पढ़ाई जाती है और आपके द्वारा पढ़ी कविता है। इनमें तो प्रकृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। निराला जी की संध्या सुंदरी की बात करें तो हमने देखा, एक तो उदाहरण के रूप में याद रहेगा ताकि हम एग्जाम में भी लिख सकें, प्रलयकालीन समुद्र है, चाहे प्रथम रश्मि या नौका विहार के प्रकृति वर्णन हो, चाहे संध्या सुंदरी का प्रकृति वर्णन हो। महादेवी जी स्वयं लिखती है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। पंत जी लिखते हैं, बाले तेरे बाल ज्वाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को, छोड़ अभी से इस जग को। अर्थात यहां पर नारी से भी अधिक सुंदर प्रकृति को बताया गया है। आइए, हमने प्रकृति प्रेम के बारे में पढ़ा कि ये दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता दोहरा देते हैं, सूक्ष्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा, प्रकृति प्रेम। तीसरा अध्याय है प्रेम भावनाओं से भरपूर। रीतिकाल भी था, पर इसमें क्या रहा? देखिए, रीतिकाल में था, पर रीतिकाल के विरोध स्वरूप द्विवेदी युग आया, जिसमें प्रेम का बहिष्कार किया गया। प्रेम का बहिष्कार मतलब प्रेम को सामान्य विषय लेकर नए युग की समसामयिक विषय पर चर्चा की गई। परंतु छायावादी युग में प्रेम का बहिष्कार नहीं हुआ। क्या हुआ? केवल उदात्त रूप दिया उसको और स्वतंत्र रूप से कविता का विषय बना दिया। आलोचक शुक्ल जी खुद छायावादी काव्य को प्रेम गीतात्मक काव्य कहते हैं। श्रृंगारिकता भी है छायावाद में। उदाहरण देखिए, अली मैं कैसे उनको पाऊं, अली मैं कैसे उनको पाऊं। महादेव वर्मा जी की दूसरी कविता आप और देख लें, तुम मुझ में प्रिय मैं तुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या, तेरी ही स्मित विस्मित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला, तेरे स्मृति सिवाय, तेरी स्मृति सिवाय और करूं जग में संचय क्या, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, फिर परिचय क्या।
अब आ जाइए रहस्य भावना। छायावाद का एक समानार्थी भी इसको माना जाता था, परंतु रहस्य भावना छायावादी काव्य की प्रवृत्ति। छायावादी काव्य, अगर हम मुकुटधर पांडे के अनुसार चलें तो ये जो छायावादी काव्य है ये मन बुद्धि से परे एक अज्ञात प्रदेश में ले जाती है, कहीं दूर ले जाती है। अब वो अज्ञात प्रदेश क्या है? वही रहस्य है। लौकिकता के माध्यम से अलौकिक उस अज्ञात सर्व जगह व्याप्त पर उसके बारे में सब रहस्य है। उस जगह उसका वर्णन, उस अलौकिक का वर्णन हमें आभासित होता है। छायावाद के नाम का कारण भी यही है कि काव्य की छाया अज्ञात ईश्वर वर्णन पर पड़ती है, ईश्वर पर पड़ती है। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे मुख्य बात सामने आती है कि काव्य की छाया उस अज्ञात ईश्वर पर पड़ती है। इसमें किसी असीम के प्रति अनुराग जनित आत्म विसर्जन का भाव रहता है। आप अगर महादेव वर्मा को देखेंगे, उनके काव्य को पढ़ेंगे तो देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। अब प्रियतम कौन है? यही रहस्य है, और इसी रहस्य भावना के कारण छायावाद। काया छाया में रहस्य में, प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या, तुम मुझ में प्रिय मैं तुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या, फिर परिचय क्या। ये उदाहरण है रहस्य भावना। आइए, वेदना, दुख, विषाद और अभिव्यक्ति, ये अगली प्रवृत्ति है और इसके बारे में चर्चा करते हैं। छायावादी कविताओं में जैसे अगर हम आंसू की बात करें, उच्छ्वास की बात करें, तो वेदना और दुख ही अभिव्यक्त हुआ है। व्यक्तिकता की परिणति वेदना में होती है। व्यक्तिकता क्या है? कवि अपने पर ले लेता है, व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। तो व्यक्तिकता की परिणति किसमें होती है? वेदना में। पंत जी खुद लिखते हैं, देखिए वेदना के उदाहरण आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कैसी प्रवृत्तियां, ये प्रवृत्ति कैसे आई और कैसे इसका आलोचकों ने अध्ययन किया। उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, पंत जी लिखते हैं। कविता उमड़कर आंखों से चुपचाप, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा कान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, ये पंत जी लिखते हैं। तो आह से निकला होगा गान, कवि स्वयं स्वीकार कर रहा है इसमें। प्रसाद जी लिखते हैं, दुर्दिन में आंसू बनकर चुपचाप बरसने आई। मैं बिल्कुल वही बिंदु, वही काव्य आपको पढ़कर सुना रहा हूं ताकि आप सटीकता से इस प्रवृत्ति को आप समझ सकें। दुख ही जीवन की कथा रही, निराला जी लिखते हैं। महादेवी जी लिखती, वह सोने से नैन नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। अगर इन चार उदाहरणों को आप देख लें जो कि छायावाद के चतुष्टयों ने लिखी है, आप समझ जाएंगे कि वेदना, दुख और विषाद की अभिव्यक्ति छायावादी काव्य की प्रवृत्ति। अब अगली जो प्रवृत्ति और विशेषता आती है वह आती है व्यक्तिकता, विषयी निष्ठता और आत्म केंद्रिकता। ये तीन प्रवृत्तियां हैं। छायावादी काव्य में विषय के स्थान पर व्यक्ति को प्रधानता दी गई है। प्रसाद जी खुद कहते हैं, छायावादी काव्य क्या है? स्वानुभूति की विवृत्ति है। कोरे वस्तु वर्णन के स्थान पर उसके प्रति जो अनुभूति हुई कवि के मन में, उसको महत्व दिया गया। तो मन में, कवि के मन की, कवि के खुद की स्वयं की जो अनुभूति है वो इसमें आती है, और यही व्यक्तिकता है, यही विषय निष्ठता है। विषय पर महत्वपूर्ण नहीं है, जो विषय के बारे में जो कवि सोचता है
जो विषयी सोचता है वह व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, कवि का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। इसलिए इसकी प्रवृत्ति व्यक्तिकता, विषयी निष्ठता और आत्म केंद्रिकता दी गई। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। निराला जी कहते हैं दिक जीवन जो सदा ही पाया है विरोध। आगे हम बात करते हैं कल्पना की अतिशयता, अगली विशेषता है। इसमें किसमें? छायावादी काव्य में। छायावादी काव्य में कल्पनाशीलता है। निराला कविता को कल्पना के कानन की रानी मानते थे। पंत जी ने कविता को क्या कहा? कल्पनाओं के ये पल्लव बाल। प्रसाद की कविता में कल्पना में मनुज जीवन प्राण कहा है। तो कल्पना की इसमें अधिकता है, अतिरेक है, यह इसकी प्रवृत्ति है। और इस अतिरेक के कारण इसको वायवी काव्य भी कहा जाता है। वायवी मतलब वायु में है, हवा में है काव्य। कल्पनाशीलता है इसमें, कल्पना की अधिकता भी है। कल्पनाशीलता ठीक है, पर कल्पना की अधिकता है। कल्पना की अधिकता का उदाहरण अगर हम देखें तो पूर्व उदाहरण से ही समझा जा सकता है। तेरी स्मृति सिवाय और करूं जग में संचय क्या, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कुछ भी अगर लिख रहे हैं सब कल्पना ही है, कवि की मन की कल्पना। मानवतावादी दृष्टिकोण। छायावादी काव्य में लोक मंगल और करुणा दोनों विद्यमान है। लोक मंगल अगर हम देखें तो निराला की करुणा में दृष्टि भिक्षुक और विधवा पर नहीं पड़ती। तो बादल राग में उन्होंने जीर्ण बाहुक्षीण शरीर अधीर कृषक में कृषक के शुद्ध तोष की भी वाणी दी है। तो इस तरह से निराला जी कहते हैं मानव मानव से नहीं भिन्न निश्चय हो, श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं क्लिन्न, भेद कर पंख निकलता कमल, जो मानव का वह निष्कलंक। ये जो दो पद मैंने आपको सुना है, ये बताता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण है। काले और गोरे का भेद मिटाकर यहां पर निराले जी सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति जो कविता लिखी उसमें अपने भाव व्यक्त करते हैं। छायावादी कविता केवल वायवी नहीं थी, उसमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम भी शामिल था। इनके कवियों ने जागरण गीत भी लिखी है। राष्ट्रीय चेतना सूक्ष्म रूप में व्यक्त होती है, नवीन सांस्कृतिक चेतना के रूप में व्यक्त होती है। भारती जय विजय करे, महाराज शिवाजी के नाम पत्र, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती आदि गीतों में इस समय राष्ट्रीयता और देश प्रेम उभर कर आया। कामायनी, तुलसीदास, ये सब पुराने राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव को जगाकर राष्ट्रीयता की भावना को पुष्ट करती है। इतना ही कहना है मुझे। स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य, ये भी एक महत्वपूर्ण मूल्य है। स्वतंत्रता किसकी? जीवन के बदलते मूल्यों, यथार्थ के बंधनों से ऊबकर प्रकृति, रहस्य और कल्पना द्वारा क्रांति के स्थूल स्वप्न लोक से पलायन किया गया। अभी आप देखिएगा परिभाषा, स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह। तो यथार्थवादी बंधनों से कविता जकड़ी हुई थी द्विवेदी युग में, वहां से इन्होंने यथार्थ के बंधन को हटाया, रहस्य और कल्पना द्वारा की जो क्रांति की, ये दो मूल्य अपनाए। सीधी सी बात है, यथार्थवादी मूल्य हटाकर, यथार्थ के बंधनों से हटाकर कविता रहस्य कल्पना पर आई। तो यहां पर काव्य रूढ़ियों और विषयों से स्वतंत्रता घोषित की गई कि हम इस विषयों से स्वतंत्र हो हैं, हम जो सोचते हैं वह लिखेंगे। खुल गए छंद के बंध प्रास, हो तो और छंद के बंध प्रास भी खोल दिए। झरे जाति कुल वर्ण पर्ण धुन, अंध नीड से रूढ़ रति छन। तो छायावाद में
स्वातंत्र भाव में प्रेरित होकर परंपरा का आधुनिक संदर्भों में पुनराविष्कार किया। तो यहां स्वतंत्र भाव उनकी कविता में था। आगे हम देखते हैं नवीन काव्य शैली। जो अगली प्रवृत्ति है वह है नवीन काव्य शैली। देखिए, छायावाद में एक खास बात है शब्दावली का। कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया। कोमल शब्द, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अली में कैसे उनको पाऊं। तो कोमलकांत शब्दावली, कठोर वर्णों से बचा गया, शब्दावली बहुत ही मधुर रखी गई। मुक्त छंद का प्रवर्तन हुआ ही, निराला जी ने किया ही। उनके काव्य को रबड़ छंद भी कहा जाता था। बिंब विधान में मौलिकता थी, संप्रेषणीयता थी, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और चित्र भाषा भी छायावाद की प्रमुख विशेषता है। चित्र भाषा अर्थात ऐसा लगता है कि उस जगह का, जहां का काव्य का वर्णन है, वहां पर एक चित्र सा, शब्द चित्र सा कवि ने खींचा। अगर हम उदाहरण देखें तो ज्यादा अच्छी तरह समझ जाएंगे। प्रतीक, नए प्रतीक कैसे? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहां दीपक का जो प्रयोग हुआ है वहां दीपक आत्मा के प्रतीक के रूप में आया है। और भी बात है, छायावादी काव्य में गीतात्मकता अधिक है, आराम से गाया जा सकता है। छायावादी कवियों ने प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक अधिक लिखे। तुलसीदास आंसू खंड काव्य है, इसके अपवाद हैं। कामायनी महाकाव्य है, पर मुक्तक अधिक लिखे हैं इसके बावजूद। छायावादी कवियों ने अपने सांस्कृतिक जीवन दर्शन को अपनाया है। चाहे महादेवी वर्मा की कविताओं में बौद्धिक दुखवाद प्रकट होता हो, निराला के काव्य में अद्वैत दर्शन प्रकट होता हो, प्रसाद की कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन प्रकट होता हो, और पंत के काव्य में, बाद के काव्य में अरविंद दर्शन प्रकट होता हो। यह दर्शन, सांस्कृतिक जीवन दर्शन काव्य में दिखा। तो रहस्यवाद दिखा और सांस्कृतिक जीवन दर्शन भी दिखा। ये जो कुल 12 प्रवृत्तियां हैं, और 11वीं जो नवीन काव्य शैली में मैंने कई और विशेषताओं को बताया है, इनको अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे और इस वीडियो को अगर आप समझ गए होंगे तो आप छायावाद की प्रवृत्तियां समझ गए हैं। इसी तरह की वीडियो में लाता रहूंगा। बस आपके प्रोत्साहन की दरकार है। लाइक, शेयर, कमेंट। धन्यवाद।